साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों के बारे में जानकारी साझा की जाती है। आज उसी मैटर पर हम हमारा वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कि यदि आप लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं और आपको कानूनी संदेश आ रहे हैं, आपके व्हाट्सएप पर लगातार मैसेज आ रहे हैं, आपके घर पर कोर्ट का समन आ रहा है, तो कैसे पता लगाएं क्या सच है और क्या झूठ। आज इसी यूनिक पॉइंट पर हमारा वीडियो है, तो शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यदि आप लोन डिफॉल्टर हो चुके हैं और आपको कोई कानूनी संदेश आ रहे हैं तो आपको उसको अन्यथा लेना भारी पड़ सकता है। इसीलिए आपका जो आज का जो अपडेट वीडियो है वह आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि यहां आज हम करेंगे मुद्दे की बात। साथियों, सबसे पहले मैं आप तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम ज्ञापित करता हूं। कारण यह है कि 10 नवंबर 2024 को हमारे जन्मदिन पर हमारे ढेरों सब्सक्राइबर्स की ओर से, हमारे चाहने वालों की ओर से हमें व्हाट्सएप पर संदेश प्रेषित किए गए, जन्मदिन की शुभकामनाओं के टेक्स्ट मैसेज प्राप्त हुए, मेल संदेश प्राप्त हुए। यूट्यूब और फेसबुक पर आपने बाढ़ से लगा दी थी अपनी बधाइयों की, आपकी शुभकामनाओं की। इसके लिए हम आपसे, आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपका यही प्यार और विश्वास हमें इतना मजबूत बनाता है कि हम आपके अधिकारों के लिए बात कर पाए। साथियों, अब बात कर रहे हैं मुद्दे की, और मुद्दे की बात में यह है कि आपने कोई भी लोन लिया, आप पूरी कोशिश करते हैं कि आप उन लोन की ईएमआई पर समय पे भुगतान कर पाए। किन्हीं विषम परिस्थितियों के चलते और किन्हीं आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन का पेमेंट नहीं कर पाते हैं, ईएमआई आपकी बाउंस हो जाती है, आप मंथली किस्त की अदायगी नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति में आपको लगातार कानूनी संदेश आते हैं आपके व्हाट्सएप पर, टेक्स्ट मैसेज के जरिए, आपके घर पे पोस्ट ऑफिस से डाक आती है और आप उनको पढ़कर चिंता में डूब जाते हैं। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि यदि आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई है तो आप उसका कैसे पता लगा सकते हो। साथियों, वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, टॉपिक टू टॉपिक बात करूंगा, इसलिए अंत तक जरूर सुने। साथियों, सबसे पहली बात करते हैं, चाहे सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन हो, दोनों ही कंडीशन में यदि आपकी पहली ईएमआई बाउंस होती है तो पहली ईएमआई बाउंस होने पर कंपनी आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती है, केवल आपको कॉल्स आते हैं, आपको कलेक्शन के कॉल आते हैं, रिकवरी एजेंट्स के कॉल आते हैं। पहली ईएमआई बाउंस हुई, दूसरी ईएमआई बाउंस हुई या तीसरी ईएमआई बाउंस हुई। जब लगातार बाउंसिंग की स्टेज आ जाती है तो ऐसी स्थिति में जो आपका डर बना रहता है ना, वो सबसे बड़ा बना रहता है कि हमारे खिलाफ सेक्शन 25 या फिर 138 एनआई एक्ट का मुकदमा हो सकता है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं, चाहे सेक्शन 38 हो, सेक्शन 138 एनआई एक्ट हो, या सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट हो, या फिर कोई सिविल रिकवरी सूट हो, या फिर आर्बिट्रेशन की कार्रवाई ही क्यों ना हो, यानी कोई भी कानूनी कार्रवाई यदि आपके विरुद्ध की जाती है तो ऐसी स्थिति में आपको नोटिस आएगा। बिना नोटिस आए बैंक कोई भी कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर नहीं कर सकती है। यदि आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं और वो जो मैसेज है वो टेक्स्ट मैसेज फॉरवर्डेड है, जिसमें लिखा है कि 420, 406 या नई धाराएं जो 316 बीएनएस की है, उनके तहत आपको मैसेज आ रहे हैं कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है, इनको आप इग्नोर करें। यदि आपको कोई कंटेंट व्हाट्सएप मैसेज के रूप में नोटिस में आता है, मेल के जरिए नोटिस में आता है, टेक्स्ट मैसेज में कोई लिंक आता है, तो आप अपने नजदीकी एडवोकेट को दिखाकर आप उस नोटिस का पर्दाफाश कर सकते हैं कि वो नोटिस सही है या गलत है। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वह सही को लेकर चल रहा है कि यदि वास्तव में अगर कंपनी ने आपके खिलाफ सेक्शन 25 का मुकदमा किया या आपको सेक्शन 25 का नोटिस आया, तो क्या कंपनी ने आपके खिलाफ केस किया है या नहीं, यह कैसे पता लगाए। मैं यहां पर स्पष्ट कहना चाहूंगा कि मैं भी एनबीएफसी कंपनी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का पैनल लॉयर रहा हुआ हूं।
और एक पैनल लॉयर के रूप में जब हमारे द्वारा नोटिस भेजे जाते थे सेक्शन 25 के, तो ऐसी स्थिति में यह नहीं होता था कि जितने भी सेक्शन 25 के नोटिस भेजे हैं सबके खिलाफ सेक्शन 25 का केस फाइल करना है। यानी कि मात्र नोटिस भेजे जाने से यह तय नहीं होता है कि आपके खिलाफ सेक्शन 25 का मुकदमा हो जाएगा। कारण यह है कि सेक्शन 25 का नोटिस भेजने के लिए कंपनी को खर्च करना है केवल 25 रुपीज, 25 रुपए। यानी कि आपको जरिए रजिस्टर्ड नोटिस भेज दिया और फिर कंपनी को देखना है, आप पेमेंट जमा करा दिया तो भी ठीक है, नहीं करा दिया तो भी ठीक है, डर कायम है। लेकिन आपके ऊपर सेक्शन 25 का मुकदमा हुआ तब माना जाएगा जब आपको कोर्ट का समन प्राप्त होगा। यहां मैं एक बात और स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि कई लोग ये कहते हैं कि कोर्ट का समन आने पर कोर्ट में उपस्थित नहीं होना कोर्ट की अवमानना करना है। तो यहां पर मैं स्पष्ट आपको यह भी कह देता हूं कि किन्हीं विषम परिस्थितियों के चलते, घर परिवार की माली हालत के चलते, या कोई हॉस्पिटल रीजन से, या घर में किसी कैजुअलिटी के होने पर यदि आप कोर्ट अपीयर नहीं हो पाते हैं तो यह कोई अवमानना नहीं होगी। सम्मन के बाद बेलेबल वारंट है, बेलेबल वारंट के बाद अरेस्ट वारंट है, उसके बाद यदि मफरूरी वारंट यानी स्थायी वारंट भी जारी हो जाता है ना, तो ऐसी स्थिति में इन कंप्लेंट केस में आपको सेम डे जमानत का लाभ मिलता है। और सेक्शन 25 कोई आर्बिट्रेशन की कार्रवाई नहीं है कि एक नोटिस भेजा और हो जाएगा। जब तक आप कोर्ट में अपीयर नहीं होंगे केस उसी स्टेज पर रहेगा जिस स्टेज पर था, केवल उसके तामील की स्टेजेस चेंज होगी। यह बात महत्वपूर्ण है जो आपको जाननी जरूरी है। अब एक बात करते हैं कि आपको सेक्शन 25 का नोटिस आ गया। अब सेक्शन 25 का नोटिस यदि आपको आया है तो क्या आपके खिलाफ सेक्शन 25 का केस फाइल हो गया या कोर्ट का समन आया है, तो हम कैसे पता करें कि हमारे खिलाफ केस फाइल हो गया। हाल ही में फिल्म में एक डायलॉग आपने सुना होगा कि बाजीराव कौन है पता लगाना है तो गूगल पे सर्च कर लो। गूगल पर आज की तारीख में सारी जानकारी उपलब्ध है। और इसी तरीके से मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि यदि आप ये सोचते हैं कि आपके खिलाफ सेक्शन 25 का मुकदमा फाइल हो गया, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि कंपनी ने जो नोटिस भेजा है ना वो कौन से एड्रेस से भेजा है। क्योंकि कंपनी कभी भी सेक्शन 25 का जो मुकदमा है ना वो कभी भी आपके क्षेत्र में नहीं करेगी, पर आपको यह समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में कंपनी ने मेरा केस कहां फाइल किया होगा। तो जिस एडवोकेट ने आपको सेक्शन 25 का नाम केस फाइल किया है ना, आप सबसे पहले उनके नाम पर जाइए कि उनका नाम क्या है। फिर आप जाइए कि उन्होंने एड्रेस क्या लिखा है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूं कि जैसे मान लीजिए कि मैंने ही आपको नोटिस भेजा, यानी कि नोटिस भेजने वाला नरेंद्र कुमार जोशी है, यानी एडवोकेट का नाम नरेंद्र कुमार जोशी है और उसने आपको सेक्शन 25 का नोटिस भेजा है। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि नरेंद्र कुमार जोशी का जो एड्रेस है वो क्या लिखा गया है। तो आप जैसे ही देखेंगे कि एडवोकेट नरेंद्र कुमार जोशी का जो एड्रेस लिखा गया है वह लिखा गया है उदयपुर का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं अपने फोन पर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूंगा जो आपके फोन पर इस YouTube चैनल पर चलेगी, जिसको आप देख पाएंगे। सबसे पहले फोन को फ्लाइट मोड पे करते हुए मैं आपको जानकारी दूंगा ताकि बीच में मैं डिस्टर्ब नहीं हो पाऊं। और अब बता रहा हूं मैं आपको, सबसे पहले आप अपने फोन के अंदर एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है जो कि आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पर, और उस एप्लीकेशन का नाम है ई कोर्ट सर्विसेज। यानी कि इस प्रकार की एप्लीकेशन जो अभी आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे, इस प्रकार की आप एप्लीकेशन जो होती है उसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद इसमें आप जब भी कोई केस सर्च करोगे तो आपको स्टेट पूछेगा और जिला पूछेगा। तो उन वकील साहब का जो नाम है और उनका जो जिला है तो उस जिले को सर्च कर लीजिए। और इस एप्लीकेशन में अब आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं इस एप्लीकेशन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करूंगा। साथियों, ऐसा कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए देखना,
क्योंकि बहुत ही मेहनत करके आपके लिए इस प्रकार के कंटेंट्स बनाए जाते हैं। इस मैटर में यदि आप कुछ कहना चाहें तो जरूर अपनी बात कह सकते हैं। साथियों, अब ये डिस्प्ले पे जो रिकॉर्डिंग आपको दिख रही होगी, अब यहाँ पे आपको ये ऑप्शन में दिख रहा है सेलेक्ट स्टेट। अब जैसा कि मैंने बताया कि उदयपुर, तो उदयपुर राजस्थान में आता है। सबसे पहले हमने राजस्थान सर्च कर लिया, फिर सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में जाकर आप जिनका जो एड्रेस लिखा है आपने उसको सर्च कर लिया। उसको सर्च करने के बाद आपके पास ऑप्शन है केस नंबर, पार्टी नेम, फाइलिंग नंबर, एफआईआर नंबर, एडवोकेट्स एक्ट, केस टाइप, कैवियट, प्री ट्रायल एप्लीकेशन। लेकिन आपको उन एडवोकेट्स के नाम पे सर्च करना है। जैसे मैंने बताया, एडवोकेट के नाम पे आप गए और सबसे पहले सेलेक्ट कोर्ट कैंपस आता है, तो सेलेक्ट कोर्ट कैंपस में आप एक एक कोर्ट सेलेक्ट कर लो और फिर आता है ऑप्शन एडवोकेट। यहां पर आप उन एडवोकेट का नाम टाइप कर लीजिए। जैसे मैं मेरा नाम टाइप कर रहा हूं, नरेंद्र कुमार जोशी, टाइप कर दिया। और टाइप करने के बाद दो प्रकार के केस है, आप बहुत पे जाके सेलेक्ट करना चाहें तो इसमें डिस्पोज्ड केस भी आएंगे और पेंडिंग केसेस भी आएंगे, या केवल डिस्पोज देखना चाहो तो वो भी आएंगे। इस प्रकार फिर आपने अपनी डिस्प्ले के ऊपर उसको सर्च कर लिया। जब आप उसको सर्च करते हैं थोड़ा आपको वक्त लग सकता है, आप प्रॉपर नेट के अंदर होने चाहिए। कभी आपका नेट अच्छा भी है और कभी अगर सर्च नहीं कर पाया तो ये आप मान सकते हैं कि ये जो सर्वर डाउन है। अब यहां पर ढेर सारे केसेस आ गए, ढेर सारे केसेस आ गए। अब इसमें जैसे आप हमारे डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं ये केस आ रहे हैं, तो आपका तो केस पेंडिंग होगा, तो आपको ज्यादा सर्च नहीं करना है, तो आप वापस पेंडिंग पे चले जाओ और पेंडिंग पे जाके आप सर्च कर लो। यानी कि यहां पर आप ये देख सकते हैं कि उस व्यक्ति ने जिसने कि आपको नोटिस भेजा है उसके नाम पे कितने केस रजिस्टर्ड है। अब यहां पर ये आपके 3-4 प्रकार की जितनी प्रकार की कोर्टें हैं वो सारी आ गई और आप कोर्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। और कोर्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप आगे बढ़ते रहिए और अपना नाम ढूंढिए। क्या आपको अपना नाम मिल रहा है? आप ढूंढिए। इस प्रकार से आप उन केसेस को ढूंढ पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जितने भी केसेस है मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूं, इस प्रकार स्क्रॉल करके आप सारे केस ढूंढ सकते हैं। और जो भी केस आपने ढूंढा उस केस में आपको किसी भी एक केस को क्लिक करना है। जैसे मैं किसी भी एक केस को क्लिक करूंगा, एक केस को क्लिक कर दिया। इस केस को क्लिक करने पर यहां पे कुछ डिटेल आ रही है, जैसे कि क्रिमिनल रजिस्टर्ड केस है, इसका फाइल नंबर क्या है, ये केस किस डेट को फाइल हुआ, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, इसकी रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, इसका सीएनआर नंबर क्या है, उसके बाद उसकी फर्स्ट हियरिंग डेट क्या थी, नेक्स्ट हियरिंग डेट क्या है, वो केस किस स्टेज पे चल रहा है, उसकी नेक्स्ट डेट क्या है और वो पर्टिकुलर किस कोर्ट में है। उसके बाद इसका क्यूआर कोड है, पिटिशनर एंड एडवोकेट्स, यानी कि पिटिशनर कौन है, उनका एडवोकेट कौन है। उसके बाद रेस्पोंडेंट में क्या आपका नाम आ रहा है, किस एक्ट के अंदर ये केस फाइल हुआ है। जैसे आप देख रहे हो कि ये सेक्शन 138 के अंतर्गत आ रहा है। और केस हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो यहां पर आपकी केस कब से चल रहा है, कौन कौन सी तारीखें आपकी इसमें आई है और नेक्स्ट तारीख क्या है और केस की क्या स्टेज चल रही है वो देख सकते हैं। साथियों, जैसे मैंने अभी सेक्शन 138 का दिखाया, इसी प्रकार मैं आपको एक सेक्शन 25 का भी केस दिखाऊंगा, जिसमें आप देख पाएंगे यदि मुझे मेरा कोई सेक्शन 25 का केस सर्च करना है। मैं आपको हमेशा कहता हूं अच्छा एक बात और, आप पार्टी नाम से भी सर्च कर सकते हो। यानी कि आप केस डिटेल में गए, अब मान लीजिए आपका कोई नाम है, आपने पर्टिकुलर उस नाम को ही सर्च कर लिया। जैसे अपन ने एक नाम यहां पे सर्च कर लिया और उसका कोई भी एक साल लिख दिया। जैसे आपको ये अनुमान तो होता ही है कि भाई मुझे नोटिस कब आया, तो उस साल के अनुसार सर्च कर सकते हो। जैसे आपको 2019 में आया तो हो सकता है आपका केस 2020 में दर्ज हुआ हो, तो वहां आप ऐसा टाइटल डाल के पेंडिंग केसेस के अंदर आप देख सकते हैं। अब जैसे मैंने एक नाम सर्च किया, उसमें इतने सारे केसेस आए। अब मुझे कोई एक सेक्शन 25 का एक केस निकालना है, जैसे मैंने सेक्शन 25 का एक केस निकाला। अब ये 2020 का है। अब इसको खोला आपने, वही डिटेल इसमें आई है और आप इसमें एक्ट पे जाके देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 25, यानी कि 25 जो किस्त बाउंसिंग है, ईएमआई बाउंस है, ये उसका केस है। और आप देख पा रहे होंगे 2020 से ये केस पेंडिंग है और इस केस में अभी भी 21/12/2024 की डेट आई हुई है। यानी कि ये केस उस स्टेज पर तब तक चलेगा जब तक कि पार्टी एपीआर नहीं हो जाती और अपनी बेल नहीं करवा देती।
ये कंप्लेंट केस है, इसमें बेल हाथों हाथ होती है, जिसके लिए ज्यादा चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। साथियों, इसी प्रकार यदि कोई रिकवरी सूट भी फाइल हुआ है ना, तो आप उसको भी देख सकते हो। जैसे इसमें कुछ केसेस आपको और भी दिख रहे हैं, ये सिविल केसेस हैं, सेशन केसेस हैं, इनको आप देख पा रहे हो। तो साथियों, सेक्शन 25 138 NI एक्ट आप इस तरीके से देख सकते हो, क्योंकि लोन डिफॉल्ट के मैटर में लगभग यही केस किए जाते हैं। यदि उन्होंने कोई रिकवरी सूट भी किया है ना, तो आप अपने नाम से भी सर्च कर सकते हो, कंपनी के नाम से भी सर्च कर सकते हो, ये बता दिया। लेकिन एडवोकेट के नाम से सर्च करने में आपको डिटेल जल्दी मिलेगी। रीजन ये है कि एडवोकेट का नाम सर्च करते ही वहां की लिस्ट में नहीं दिखा, इसका मतलब कोर्ट कोई और है। इसके बाद ये कहूं कि कई बार कंपनी के पैनल लॉयर भी नोटिस भेज देते हैं और एडवोकेट्स दूसरे उस मैटर में केस फाइल करते हैं, तो आप अपने नाम से भी इस केस को देख सकते हैं। साथियों, कई बार ऐसी चर्चाएं होती है कि कंपनी ने FIR कर दी और आप पूछते हैं FIR नंबर क्या है, वो कहते हैं MH-103/2024। साथियों, ये ध्यान से बैठा लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं, जितने भी जिले हैं, जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, वहां FIR नंबर केवल अंक और साल के नाम के साथ जानी जाती है। वहां कोई MH, ये कोई गाड़ी नहीं है ट्रांसपोर्ट की, कि राजस्थान की गाड़ी में RJ चलेगा, महाराष्ट्र की गाड़ी में MH चलेगा, जम्मू कश्मीर की गाड़ी में JK चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ जैसे 230/2024 पुलिस स्टेशन भोपालपुरा, इस प्रकार से FIR नंबर होती है। तो कोई आपको अगर ऐसा कह दे कि FIR दर्ज है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊं, उसके लिए भी आप गूगल पे जाकर आप इस चीज को सर्च कर सकते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर मैं आपको बताऊं कि SSO ID होती है, मेरे अंदर SSO ID शायद लॉगिन होगी, लॉगिन इसमें की हुई नहीं है, जिस फोन में आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसी में है। तो SSO ID में आपका पासवर्ड डाल के, आप SSO ID डाल के लॉगिन करके अपनी FIR को ट्रैक कर सकते हो। क्या वास्तव में आपके खिलाफ FIR हुई है? जो कोई कहता है कि आपके खिलाफ FIR हुई है ना, उसको सिर्फ ये पूछो, भाई FIR नंबर बता दो, साल बता दो, और कौन सा पुलिस स्टेशन है ये बता दो, मैं देख लेता हूं। यानी कि आप ऑनलाइन FIR भी सर्च कर सकते हो। तो साथियों, यहां पर ये कहना जरूरी है कि जब कोई आपको फेक मैसेज आते हैं ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। डिजिटल इंडिया है और इस डिजिटल इंडिया में आपका केस किस स्टेटस पर चल रहा है वो आप देख सकते हो। और सेक्शन 25 में तो मैं एक बात कहूं आपको, यदि आपको कोर्ट का समन आया और किसी कारण से अगर आप नहीं जा पाए, डायरेक्ट 3-4 महीने की डेट आ जाती है। उससे पहले अगर अवेलेबल वारंट आपके पास आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो और 4 महीने की डेट चली जाती है। अगर अवेलेबल वारंट आया, पुलिस वाले आपको आएंगे, साइन करा के जाएंगे कि इस डेट पे इस कोर्ट में अपीयर होना, फिर आप देखेंगे आप नहीं गए तो भी 4 महीने की डेट लग जाएगी। यानी कि सेक्शन 25 का केस लंबे टाइम चलता है। इस बीच में आप चाहें तो आप सेक्शन 25 पे हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है कि घर बैठे सेक्शन 25 का केस आप कैसे निपटा सकते हैं। सेक्शन 138 के लिए भी वही वीडियो है और सेक्शन 25 के लिए भी वही वीडियो है, क्योंकि सेक्शन 25 जो भी चलता है ना, वो 138 NI एक्ट के तर्ज पे चलता है और उसी के हिसाब से सारा प्रोसेस उसका कंप्लीट होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। कई लोग कहते हैं कि सर सेक्शन 25 का केस बहुत फास्ट चलता है, 3 हियरिंग में डिसीजन हो जाता है, तो बिल्कुल गलत बात है। कोई भी कंप्लेंट केस हो, क्रिमिनल केस हो, उसकी जो स्टेजेस है वो स्टेजेस रहेगी। आप बेल करवाएंगे, चार्ज होगा, चार्ज के बाद सामने वाला अपना एफिडेविट पेश करेगा, एफिडेविट में डॉक्यूमेंट एग्जिबिट होंगे, आपके वकील क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन में किसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रही तो वह एप्लीकेशन लगाकर उन डॉक्यूमेंट को भी कोर्ट की पत्रावली पे मंगवाते हैं। इसके बाद बयान मुलजिम की स्टेज आती है, जहां उन्होंने जो बयान दिए उसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद डिफेंस एविडेंस की स्टेज आती है, जहां पर आप अपने मैटर में खुद गवाह बन सकते हैं। आप यदि किसी को गवाह में तलब करवाना चाहते हैं, उसकी एप्लीकेशन लगती है। इसके अलावा यदि आपको चेक के मामले में लिखावट वगैरह में कोई दिक्कत है तो आप उसकी भी FSL एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसके बाद फाइल जो है वो फाइनल आर्ग्यूमेंट पे जाती है और उसके बाद जजमेंट की स्थिति पे जाती है, और किसी भी स्टेज पर आप इस केस में समझौता कर सकते हैं, यह आपका अधिकार है। और
लोन एनपीए होने पर कंपनी का जो ग्राफ गिरता है ना, तो कंपनी सेटलमेंट करती है। यदि आपके खिलाफ सेक्शन 25(138) एनआई एक्ट का मुकदमा कंपनी ने किया है और कंपनी यदि आपको लोन सेटलमेंट ऑफर लेटर देती है, तो आप ये लिखवा के ले लीजिए कि आपने जो भी केसेस फाइल किए हैं आप उसको विड्रॉल करेंगे। उसके बाद भी यदि वो विड्रॉल नहीं करते ना, देन आप यदि किसी अदर स्टेट में भी चल रहा है तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट से कोर्ट को लेटर भेज सकते हैं कि भाई ये मेरा लोन सेटल हो चुका है। आप केवल कंपनी के जो पिटिशनर है, जो कि जिन्होंने केस फाइल किया है, पीओ है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है, उनको बुलाकर आप इसका कंफर्मेशन ले सकते हैं। ये भी ध्यान रखिए कि कोर्ट भी मामलों के डिस्पोजल पर ध्यान देती है। कोर्ट भी चाहती है कि जितना वर्क लोड कोर्ट पर कम हो उतना बेहतर रहता है। साथियों, ये जानकारी तो दी मैंने एफआईआर के मैटर में, और ये जानकारी दी मैंने आपको, ये रिकॉर्डिंग सेव्ड कर ली मैंने, जो डिस्प्ले पे चलेगी। ये जो जानकारी दी ना मैंने आपको, वो दी है मैंने आपको एफआईआर के मैटर में और सेक्शन 25 और 138 के मैटर में, और कोई सिविल रिकवरी सूट होता है तो उसके मैटर में। अब बात करते हैं हम आर्बिट्रेशन के मैटर में। तो आर्बिट्रेशन में भी बिना आपको नोटिस दिए कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। आर्बिट्रेशन लेटर आता है, आपने ऑब्जेक्शन दिया, उसके बावजूद यदि आर्बिट्रेशन अवार्ड पास कर दिया ना, तो लोग कहते हैं कि आर्बिट्रेशन अवार्ड पास होने के बाद कोई रिप्लाई नहीं दिया जा सकता है। ये कहना गलत है। यदि आपने अपना ऑब्जेक्शन फाइल किया वैलिड ग्राउंड पे, और वैलिड ग्राउंड पे फाइल करने के बाद भी यदि आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो गया, तो आप उसकी आपत्ति के अंदर कोई जरूरत नहीं हाईकोर्ट जाए। आप कंपनी को और आर्बिट्रेटर महोदय को रिटर्न एक लेटर नोटिस जारी कर सकते हैं, यह आपका अधिकार है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो मे बी पॉसिबल वह आर्बिट्रेशन अवार्ड आपके एरिया की कोर्ट में एग्जीक्यूट होने के लिए पेश होगा ही नहीं। कारण कि वो जब मानते हैं कि जब आर्बिट्रेशन पे इन्होंने ऑब्जेक्शन दिया है, उसका डिटेल हवाला दिया है, आर्बिट्रेशन अवार्ड के बाद भी जब इन्होंने रिप्लाई कर दिया है, तो क्या ये कोर्ट में चुप बैठेंगे? और कोर्ट में जब केस फाइल होगा ना, तो आपको कोर्ट से समन आएगा, और जब समन आएगा तो आप अपना जवाब पेश करोगे, तो उसमें आपने आर्बिट्रेशन ऑब्जेक्शन जो भेजा है, मेल से भेजा है, तो आप उसकी कॉपी पेश करोगे। यदि आपने डाक से भेजा है तो आप उस नोटिस की कॉपी पेश करोगे, डाक रसीद पेश करोगे, डिलीवरी रिपोर्ट पेश करोगे, और फिर आर्बिट्रेशन अवार्ड करने के बाद भी यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट भेजा है तो आप उसकी कॉपी भी पेश करोगे। और विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसे ऐसे जजमेंट पास किए गए जिनके बेस पे देखा जाए तो वह आर्बिट्रेशन अवार्ड टिक ही नहीं पाएगा यदि वह इलीगल तरीके से हुआ है। तो कई आर्बिट्रेटर के लिफाफे जब रिटर्न आते हैं ना, वो रिटर्न लिफाफे जब लगेंगे ना, अगर उसको खोला नहीं है तो आर्बिट्रेशन डायरेक्ट उड़ जाएगा। तो साथियों, अब कई बार ये होता है कि सर आर्बिट्रेशन हो रहा है, उसको हम ऑनलाइन कैसे देखें? तो देखिए, कोई जेन्युइन यदि आर्बिट्रेटर यदि अपना प्रोसेस चला रहा है तो उसकी वेबसाइट पे यदि वो डिटेल मेंशन कर रहा है तो वहां चेक कर सकते हो। लेकिन यदि आपने आर्बिट्रेशन ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया है तो उसका रिजॉइंडर आपके एब्सेंस के अंदर भी यदि वह पेश करते हैं तो आर्बिट्रेटर आपको भेजेगा और आपको रिजॉइंडर का भी रिप्लाई करना है। और दूसरी बात रही कि आर्बिट्रेटर भले ही अवार्ड पास कर दे, आपको वह जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट भेजेगा। क्यों भेजेगा, इस पे हमारा एक अगला खास वीडियो बनने वाला है। क्योंकि आपने एक बात देखी थी कि 10 तारीख के बाद हमारा वीडियो नहीं था और आज 15 तारीख है। इन 5 दिनों के अंदर जितने भी टॉपिक हमारे दिमाग में चल रहे थे उनके बाकायदा थंबनेल बन चुके हैं और वीडियो पोस्ट होंगे इसी चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। आपका कोई मित्र, चीर परिचित, रिश्तेदार यदि लोन के दलदल में धंसा हुआ है ना, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। और एक बात बता दूं मैं आपको, हमेशा एक बात कहता हूं, यदि लोन डिफॉल्ट होने वाला है, हो चुका है, आप प्रायर नोटिस भेजें, इंटीमेशन लेटर की व्यवस्था रखें। अब आर्बिट्रेशन आ रहा है तो उसका रिप्लाई दें। आप देखिए, यदि आप मजबूती के साथ खड़े होंगे ना, लोन लिया है तो भरना है, लेकिन मामूली राशि के अंदर सेटलमेंट हो जाएगा। लोन लेकर अगर आप नहीं भर पाए ना, तो कोई क्राइम नहीं किया आपने। मन में तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है साथियों, मन में तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और लोन के दलदल में धंस के और लोन भरो और सिविल की चिंता करो तो ये तो बेवकूफी ही कहलाएगी। और मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे कॉल बुकिंग में कई लोग ऐसी बातें करते हैं कि सर मैं शेयर मार्केट में डूब गया। आप इस चीज से बाहर निकलिए।
आप लोन लेकर लोन के दलदल में धंसते जा रहे हो। आप सोच रहे हो कि आप शेयर बाजार, ट्रेडिंग, स्टॉक के मार्केट से के माध्यम से आप रिकवर कर लोगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। अगर शेयर बाजार, स्टॉक और ट्रेडिंग के नाम पर यदि पैसा 2 गुना, 4 गुना और 6 गुना होता ना, तो ये एनबीएफसी कंपनी आपको इस तरीके से कंपटीशन पे लोन नहीं बांटती। तो इस मामले में साथियों हम यही कहना चाहेंगे कि लोन डिफॉल्ट से रिलेटेड, लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों के बारे में एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट पर बाकायदा वीडियो पोस्ट होते हैं, जहां आपके हक और अधिकारों की बात की जाती है और यूनिक कंटेंट होते हैं। ये बात अलग है कि दूसरे दिन उसकी जूठन कोई लेकर नया वीडियो बनाए और कहे कि यूट्यूब पर ऐसा वीडियो कभी नहीं मिलेगा। वैसे हमारे दर्शक जानते हैं कि ऐसा होता है। साथियों, इसी प्रकार के अपडेट एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर मिलेंगे आपको। यदि लोन के मैटर में आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वादा है हमारा कि अगर आपका टॉपिक अगर नया होगा उस पर हमारा वीडियो जरूर पोस्ट होगा। साथ ही एक बात कहूंगा कि एक बार कॉल बुक कराने से पहले, क्योंकि हमारे कई साथी कहते हैं कि सर हम लोन के दलदल में इतना धंस चुके हैं कि आज स्थिति में नहीं है कि हम किसी की कॉल बुक करवा पाए या सर्विसेज ले पाए, तो मैं ये कहूंगा कि यह आपको विधिक सेवा प्राधिकरण का भी लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि विधिक सेवा प्राधिकरण का लाभ लेने के लिए भी आपका वो योग्यता होनी चाहिए जिस कैटेगरी के अंदर आप आते हो। तो आपके लिए हमने ढेरों वीडियो बना रखे हैं, आपको किसी कॉल बुक करने की जरूरत ही नहीं है। आप चैनल पे विजिट कीजिए, आपको ऐसे ऐसे वीडियो मिलेंगे और सारे वीडियो यदि आप देखते हो ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारा विश्वास है कि आपको किसी की कॉल बुक करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। कॉल बुक एक मजबूरी है। मजबूरी यह है कि कोई व्यक्ति यदि अपनी समस्या के समाधान के लिए फोन करता है ना, वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार भी उससे बात करनी पड़ती है और उन पर झुंझलाहट नहीं हो सकती है। हम उनको ये कह के नहीं टरका सकते हैं कि अभी कोर्ट टाइम चल रहा है, अभी मीटिंग्स चल रही है, उसके लिए एक निश्चित समय उनको देना होता है। याद रखकर उनको कॉल करना पड़ता है, उनकी जब जब समस्या है उनकी समस्याओं को सुनना पड़ता है। यही कारण है कि कॉल बुक एक मजबूरी है, जिसको समझने का आप प्रयास कर रहे होंगे। और जितने भी कॉल बुक करने वाले हमारे दर्शक हैं वो भलीभांति जानते हैं कि यदि उन्होंने एक बार फोन किया और रिसीव नहीं हो पाया किसी कारण से, तो उनको स्वतः फोन वापस आया होगा। यदि किसी भी कॉल बुक करने वाले को आपत्ति है तो कमेंट में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। और जिन्होंने कॉल बुक की है और उनको अच्छी सर्विसेज यानी कि टाइमली बात अगर उनसे हो रही है, उनकी हर समस्या का हमने समाधान करने की कोशिश की है, एक अच्छी राह बताने की कोशिश की है, तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर देवें। इतनी सी उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूं। साथियों, आने वाले दिनों में हमारे कुछ यूनिक कंटेंट्स, कुछ यूनिक वीडियो इस चैनल पर आने वाले हैं, जिनको यदि आपने नहीं देखा ना तो मानो कुछ नहीं देखा। कारण यह है कि इन 5 दिनों में समयाभाव के कारण कई ऐसे टॉपिक्स हमारे दिमाग में आए, हमारे जहन में आए, जिन पे हमें वीडियो बनाने बाकी है, जिनके थंबनेल बन चुके हैं। तो वो वीडियो इसी सप्ताह आपके सामने पोस्ट होंगे। आपकी समस्या से जुड़ा हर सवाल इस यूट्यूब चैनल पर आएगा। तो इसके लिए इतना सा कहूंगा कि 92% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि हम अच्छी जानकारी देते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम अपडेटेड नॉलेज आप तक पहुंचाते रहें और फैक्ट और रियल की पहचान करना सीखें। और एक एडवोकेट, चाहे अपने क्षेत्र का हो या फिर ऑनलाइन ही क्यों ना हो, एक ऐसा वकील चूज करें जो आपके हर नोटिस पे आपको यह बता पाए कि यह असली है या ये झूठ है। यदि नोटिस आया तो उस पर क्या करना है, वो केवल आपको सलाह दे दे, बाकी आप खुद ब खुद कर लेंगे। साथियों, एक बहुत बड़ी बात कहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद उन साथियों का जिन्होंने इन 5 दिनों के दौरान हमें फोन किए कि सर हम देख रहे हैं कि 4-5 दिन से आपका वीडियो पोस्ट नहीं हुआ है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, क्या कारण है आपके वीडियो पोस्ट नहीं हुए, कोई दूसरा इशू तो नहीं है। इतनी मोहब्बत रखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। यही प्रेम, यही विश्वास, यही समर्पण, यही भावना हमारे प्रति बनाए रखिए, क्योंकि आपका आशीर्वाद और यह आपकी मोहब्बत है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मिलाकर 12 लाख फॉलोअर साथियों का प्यार
और आशीर्वाद हमें मिला है, जो हमारे के लिए किसी भी गिफ्ट से बड़ा है। बहुत बड़ा सम्मान और बहुत बड़ा आपका ये प्यार है जिसके हम कृतज्ञ हैं। साथियों, वंस मोर थैंक यू सो मच आपके जन्मदिन पर आपके कमेंट्स के लिए, आपके प्रेम के लिए। समयाभाव के कारण मैं किसी का रिप्लाई नहीं दे पाया, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। बस इतनी सी उम्मीद करूंगा आपसे कि हर साथी को, हर ग्रुप में ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि कोई लोन डिफॉल्टर गलत कदम न उठाए।